एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी पाठक और ये मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो है ना। ये वीडियो उन लोगों के लिए है बेसिकली जिन्हें एसएसटी के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट से और कॉम्प्लिकेटेड से लगते हैं। इस चैप्टर में जो आज की वीडियो है उसमें हम एग्रीकल्चर चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ये जो पहला पार्ट है ये टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि सबसे इजी पार्ट है इस पूरे चैप्टर का आई थिंक। इसके आगे जो है क्रॉपिंग पैटर्न वो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। उसमें एक छोटी सी ट्रिक है जिससे वो पूरा पार्ट आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन वो हम सेकंड वीडियो में बताएंगे। जो अभी पहली वीडियो है उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ फार्मिंग को एक बार रिकैप करके अच्छे से रिवाइज करते हैं कि वो है क्या। अब जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, पहली चीज एग्रीकल्चर बहुत ही एज ओल्ड एक्टिविटी है, ना सिर्फ इंडिया में पर पूरे के पूरे वर्ल्ड में। अब इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। पार्ट्स इसीलिए हैं क्योंकि ये एक लेवल में चलता है। एक टाइप की फार्मिंग ऐसी है जो आज भी बहुत पुरानी टाइम की चीजों से होती है, पूरे के पूरे नेचुरल मेथड्स पे डिपेंड करती है। दूसरी है जो थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो चुकी है, और तीसरी जो एकदम हम कहेंगे डेवलप्ड हो चुकी है। अब इसमें जो पहली चीज है प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं जो हमें याद रखने हैं। पहला कॉन्सेप्ट उसका सबसे जरूरी कि इस फार्मिंग का मोटिव है क्या। इस फार्मिंग का मोटिव है सेल्फ कंजप्शन, उतना ही उगाओ जितनी जरूरत हो, एक्स्ट्रा उगाती ही नहीं है। इसकी वजह ये होती है हमारे पास ये एक्टिविटी करने वाले लोग जो होते हैं बेसिकली ट्राइबल या पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, जिनके पास डेवलपमेंट या मॉडर्न फैसिलिटी इतनी नहीं है अभी भी, तो इसीलिए उनके पास लैंड भी कम है, वो पुअर हैं तो मॉडर्न चीजें यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग में लोग उतना ही उगाते हैं जितनी इन्हें जरूरत होती है। पहला मोटिव हो गया इसका सेल्फ कंजप्शन। दूसरा क्या होगा, पूरा का पूरा नेचुरल तरीका है इसमें उगाने का। नेचुरल तरीका क्यों है, इसमें हम लोग बारिश के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। बारिश हुई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो हमारा लॉस है, इट्स अ नसीब, है ना। दूसरी चीज जो है इसकी नेचुरल मेथड पे डिपेंड होने की, हम कोई बहुत अच्छे टूल्स यूज नहीं करते कि हमने ट्यूबवेल्स का यूज किया है, फर्टिलाइजर्स का यूज कर लिया, नहीं। हम इसमें यूज करते हैं जो हम पहले से यूज करते आ रहे टूल्स हैं, जैसे कि इसमें नाम है डिगिंग स्टिक्स का, हो का, डो। ये बहुत पुराने टाइम से यूज होने वाले टूल्स हैं जो हम आज भी यूज करते हैं एग्रीकल्चर में। तो ये कम्प्लीटली इस बात से ही पता चलता है कि जो प्राइमेटिव है वो एकदम पुराने टाइम की फार्मिंग है, और दूसरा नेचुरल मेथड्स पे डिपेंडेंट है, तीसरा सेल्फ कंजप्शन है। अब इसका एग्जांपल क्या है, बेसिक एग्जांपल स्लैश एंड बर्न जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है, दो लैंड है, पहली लैंड पे मैंने उसको क्लियर किया, एग्रीकल्चर के लायक बनाया, क्रॉप उगाई, हार्वेस्ट कर लिया। उसके बाद फिर मैंने जो दूसरी वाली लैंड है उसे एग्रीकल्चर के लायक बनाया, साफ किया अच्छे से, उस पे अपने क्रॉप उगाई जिस तरह की मुझे जरूरत है, जिस तरह का इन्वायरमेंट का कंडीशन है। और जो पहली वाली लैंड है उसे मैंने नेचुरल मेथड से रिप्लेनिश होने के लिए, साफ होने के लिए, फर्टाइल होने के लिए छोड़ दिया है। इस तरह से छोड़ दिया जब तक वो अच्छे से अपने आप को सुधार नहीं लेती है, नई क्रॉप उगाने के लायक नहीं बना लेती है। इस पे क्रॉप होगी, हार्वेस्ट कर लिया और मैं लौट के इस पे आ गई। ये जो मेथड है इन दोनों का वो चलता रहता है जब तक आप फार्मिंग करते हैं। नाउ स्लैश एंड बर्न, इसको अगर मैं झूमिंग कहूँ तो शायद हम लोग ज्यादा अच्छे से पहचान पाएंगे, क्योंकि झूमिंग वर्ड हम बहुत पहले से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। झूमिंग जो वर्ड है ये यूज तो ज्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में होता है, लेकिन हम भी इसे ज्यादातर झूमिंग के नाम से ही जानते हैं। नाउ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में इसलिए हम लोग कह रहे हैं झूमिंग, क्योंकि आप देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, यहाँ पे ऐसा नहीं टैलेंटेड लोग नहीं है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, बहुत दिमाग होता है यहाँ के लोगों में। लेकिन चीज क्या है, ये अभी भी डेवलपमेंट क्राइटेरिया पे नहीं आए हैं, या हम ये नहीं कहेंगे एकदम मेट्रोपॉलिटिकल हो चुके हैं लोग, उस टाइप के अभी नहीं हुए हैं। उन्हें अभी डेवलप होने के लिए और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है। तो इसीलिए बेसिकली ये जो क्रॉप है हमारे इंडिया में उन पार्ट्स में बहुत ज्यादा होती है, उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर हम असम, मेघालय, मिजोरम इन सब की बात करें तो वहां पे तो ये झूमिंग नाम से ही जाना जाएगा। लेकिन जैसे मध्य प्रदेश हो गया, वहां ये वेवार के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में ये दीपा नाम से जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ की फेमस डिस्ट्रिक्ट यानी कि बस्टार डिस्ट्रिक्ट, वहां पे ट्राइबल पीपल आज भी पाए जाते हैं आसानी से, वहां पे ये वर्क किया जाता है। वहां पे किस नाम से जाना जाता है, दीपा, DIPA। उसके अलावा जो जगह हो गई हमारे इंडिया की वो है जैसे की दहिया, मध्य प्रदेश, पेवार, दहिया, ये दोनों नाम से मध्य प्रदेश में जाना जाता है। ब्रिंगा नाम से उड़ीसा में जाना जाता है। उसके अलावा अब ये है कि अगर हम इंटरनेशनल कंट्रीज की बात करें तो ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल कंट्रीज का मतलब ही डेवलप्ड कंट्रीज हो जाते हैं, वहां भी बहुत सारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और यहाँ अगर कहें तो बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज भी ऐसी हैं जहाँ पे ये फार्मिंग आज भी चलती आ रही है ना। दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट कि वो लोग अपना रियल एस्टिमेट हम लोग को नहीं बता रहे हैं। रियल बात जो है वो बहुत सारी कंट्रीज होती हैं जो नहीं बताती हैं, लेकिन वहां पे भी बहुत ना के बराबर ही सही पर कहीं ना कहीं इस टाइप की फार्मिंग आज भी होती है। जैसे कि मिल्पा, ये जो नाम है ये मेक्सिको में चलता है।
चलो मैक्सिको इतना हम नहीं कहेंगे बहुत ही हाईली डेवलप्ड हो गया, ठीक है, लेकिन सेंट्रल अमेरिका, इफ वी काउंट अमेरिका इन अ डेवलप कंट्री, सेंट्रल अमेरिका में भी अभी भी होता है और इसे मिल्पा नाम से जाना जाता है वहां पे। रे वेटनम में, रे जो नाम है इसका झूमिंग का या स्लैशिंग वन का, वो वेटनम में चलता है। इसके अलावा जो रो का नाम है इसका, ROCA, वो नाम इसका चलता है ब्राजील में। उसके बाद सेंट्रल अमेरिका में मैसोल नाम से। तो ये कुछ फेमस सी जगह है जहाँ पे इसके नाम है। दूसरी टाइप की फार्मिंग क्या आती है हमारी, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। अब ये सेकेंड लेवल है। सेकेंड लेवल क्यों है, क्योंकि इसका जो मोटिव है अपना पेट भी भर लो और थोड़ा बहुत इतना भी करो कि हम कमा सकें, और हम कमा पाते हैं कुछ, इसकी वजह से इकोनॉमी पे भी हमारे फर्क पड़ता है। हम जो भी मनी से एक्सचेंज या फिर कुछ भी यूज कर पाते हैं मनी का इकोनॉमिक कंडीशन को लेके, तो वो इकोनॉमी पे इफेक्ट करता है पूरी कंट्री पे। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इकोनॉमी पे इफेक्ट डालता है। इंटेंसिव सस्टेंस फार्मिंग में भी हम लोग बिजनेस कर पाते हैं, बहुत छोटा, बहुत कम कर पाते हैं। अब बहुत ही हाई फाई नहीं कर पाते कि बिजनेस वर्ड यूज किया तो मतलब बहुत हाई फाई हो गया, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका हम लोग प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते। इंटेंसिव सस्टेंस फार्मिंग में भी हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन थोड़ा कम हो पाता है ना। इसमें जो चीजें हमें याद रखनी है वो दो चीजें हैं कि इट इज डन इन अ हाई पॉपुलस कंट्री, हाई पॉपुलस एरिया, और यहाँ पे लेबर का यूज बहुत होता है। बहुत का मतलब जनरली एक अकेला फार्मर इस चीज को नहीं कर सकता, इट इज अ लेबर इंटेंसिव वर्क, ठीक है। बहुत लेबर का मतलब ये नहीं कि बहुत एक सी लैंड पे बहुत सारे हमने लेबर्स इकट्ठे करके लगा दिए काम करने के लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन हम एक अकेला इंसान भी वर्क नहीं कर पाता है, उससे कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है, विच वी कॉल एज लेबर्स, ठीक है। चलो एक चीज है, और लेबर की जरूरत है, इसीलिए हाईली पॉपुलस जगहों पे हो पाता है इंटेंसिव सस्टेंस फार्मिंग। दूसरा, इससे इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़े, यानी कि हम लोग बाजार में जाके बेच पा रहे हैं अपना सरप्लस माल। तो सरप्लस माल तभी तो बाजार में बेचेगा जब उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी, ये दोनों चीजें अच्छी होंगी। क्वांटिटी ज्यादा मिले और क्वालिटी ऐसी हो कि जब तक हम बाजार में जाएं उसे बेचने के लिए तब तक वो अच्छी खासी सही सलामत हालत में रहे, है ना। तो ये चीजें कैसे हो पाती हैं, केमिकल्स का यूज करके, बायोकेमिकल्स का यूज करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज का यूज करते हैं। तो जो हम अच्छे से अच्छे मॉडर्न टेक्निक का यूज करते हैं उसकी वजह से हमें क्वालिटी क्वांटिटी ये दोनों चीजें मिल पाती हैं और मार्केट में जाके हम अर्न कर पाते हैं मनी ना। इसके ऊपर जो इफेक्ट डालती है वो है राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रेशर होता है। अब सोचो राइट ऑफ इनहेरिटेंस तो अच्छा है, तो उस पर एग्रीकल्चर प्रेशर कैसे होता है, वो इसीलिए होता है, सपोज एक पापा ने अपने 2 बच्चों के लिए लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया। लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जो ए है उसे एग्रीकल्चर नहीं करना है उस लैंड पे, उसने कुछ और किया, जो भी उसका दिल किया वो उसने इस पे किया, ठीक है, एग्रीकल्चर नहीं किया। लेकिन जो बी है वो एग्रीकल्चर ही कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि मे बी वो एजुकेटेड नहीं हो इतना कि कोई और काम कर सके, या उसके पास कोई और काम करने के एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो नहीं करना चाहता, कोई भी वजह हो, अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है उसके पास काम करने का सिवाय फार्मिंग के, इसलिए उसने इसी फार्मिंग के वर्क को कंटिन्यू रखना चालू किया। लेकिन ऑब्वियसली उसे प्रॉफिट उतना ही तो चाहिए होगा। इंसान प्रॉफिट ज्यादा कमाने की सोचता है, कम थोड़ी ना करने की सोचता है, और इसी की वजह से अब उसके पास लैंड का एरिया कम हो गया है, लेकिन वो बायोकेमिकल्स उतनी यूज करेगा, लेबर उतना यूज करेगा, उतनी अमाउंट में क्रॉप को ग्रो करेगा, जिसकी वजह से जो हमारी लैंड है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ही प्रेशर बन जाता है। तो राइट टू इनहेरिटेंस इज अ एग्जांपल जो समझा रहा है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग के ऊपर एग्रीकल्चर प्रेशर को, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ फार्मिंग, दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग की जो बेसिक चीज है, कमर्शियल, अर्न मनी, इस बात से ही साफ हो जाता है। ये बेसिकली एक बिजनेस टाइप की चीज ही हो गई कि आप, इसका मेन मोटिव मनी को अर्न करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालना है। ये बेसिकली आप प्लांटेशंस में देखेंगे, जहां पे प्लांटेशन होता है ना, प्लांटेशन का मतलब है एक टाइप की क्रॉप को बहुत लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करना। अब कोई बेवकूफ थोड़ी ना है जो इतनी लार्ज क्वांटिटी में एक ही टाइप की क्रॉप को ग्रो करेगा कि उसे जाल भरी भैया एक ही तरह का खाना खाना है, ऐसा नहीं है। वो एक टाइप की क्रॉप को बहुत लार्ज क्वांटिटी में इसलिए ग्रो करता है ताकि वो उसे मार्केट में जाके सेल कर सके। उसका पहला मोटिव यही होता है कि वो उस क्रॉप को सेल करे। ये जो फार्मर्स होते हैं ना, एक बहुत रिच फार्मर, एक बहुत रिच इंसान एक बहुत अच्छी सी लैंड को ले लेता है, बहुत बड़ी अमाउंट की लैंड को, वहां पे बहुत सारे लेबर्स लगाता है, उनके फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स के सब लेबर्स लगाता है, इस तरह से अपने बिजनेस को स्प्रेड करता है। वहां पे जो क्रॉपिंग होती है उससे जो एक्स्ट्रा क्या माल होता है, ये जितना माल होता है उसे बेसिकली बेचने के मोटिव से ही उगाते हैं। उसे उगाया, उसे मार्केट में जाके बेचा, और उसके बाद जो अमाउंट आया वो बेसिकली उस फार्मर के पास आया जो मेन था। उसके बाद उसने एज वेज अपने सब फार्मर्स, लेबर्स इन सब में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया।
इस चीज की इस वाली जो क्रॉपिंग है, इस वाली जो फार्मिंग है, इसमें जो खास बात हमें याद रखनी पड़ती है वो ये हो जाती है कि आपको ये चीज पे ध्यान देना पड़ता है कि लोगों की डिमांड कैसी है। इस टाइप की फार्मिंग क्या, अगर आप कभी कोई बिजनेस करते हैं तो ये चीज दिमाग में रखते हैं कि लोगों की डिमांड क्या है। तो इसमें भी वही चीज आपको याद रखना पड़ता है कि लोगों की डिमांडें क्या है, कहाँ पे कौन सी क्रॉप का सीजन चल रहा है, कहाँ पे कौन सी क्रॉप ज्यादा लोग खाना पसंद करते हैं, और इन्वायरमेंट क्या उसे सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल फार्मिंग वो हो गई। अब इसमें भी हम बेस्ट टेक्निक का यूज करते हैं। HYV ऑफ सीड यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जितनी बेस्ट टेक्निक्स हो सकती हैं मॉडर्न, उन सभी चीजों का यूज करते हैं। जो लास्ट चीज है प्लांटेशंस का, अगर हम एग्जांपल देखें, सबसे फेमस एग्जांपल हमारा असम है, जहाँ पे टी हम देखते हैं इतनी लार्ज क्वांटिटी में होती है। कितने सारे लोग टी गार्डन्स में वर्क करते हैं। तो टीज, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ओन करती है वहाँ के टी गार्डन्स। तो टी इज एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन। और इसका मोटिव भी क्या है, कमर्शियल फार्मिंग। अगर कोई पर्टिकुलर इंसान है जिसने एक टी गार्डन ओन कर लिया है तो वो कमर्शियल पर्पज की वजह से करेगा कमर्शियल फार्मिंग। टी की जो फार्मिंग है वो कमर्शियल वर्क की वजह से कर रहा है। टी के अलावा हम बनियान जो है, उस बनाना जो है उसकी भी देखते हैं, अशोका, इन सब की भी देखते हैं कि यहाँ पे प्लांटेशंस बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है सिर्फ उन्हीं फ्रूट क्रॉपिंग उन्हीं चीज की जाए जो कि हम खाने वाले पदार्थ होते हैं। उसके अलावा भी और जो ब्यूटी बढ़ाने की चीजें होती हैं, उन सारी चीजों का भी लोग प्रोडक्शन करते हैं। जो भी चीज मार्केट में सेल हो सकती है बहुत अच्छी क्वांटिटी से, उन सभी चीज का ये लोग प्लांटेशन करते हैं। ठीक है, तो जो बेसिकली आज हमने पढ़ा वो 3 टाइप की फार्मिंग पढ़ी, प्राइमेटिव, इंटेंसिव और कमर्शियल। प्राइमेटिव सबसे पिछले वर्ग की, इंटेंसिव जो हमने थोड़ा डेवलप किया है, उसमें हम मॉडर्न चीजें तो यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिल रहा हो। प्रॉफिट मिलता है, अर्न करते हैं, इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, बेसिक चीज ये है। कमर्शियल फार्मिंग, इसका मोटिव ही अर्न मनी है। ठीक है ना, ऑल दी बेस्ट। और इसकी जो सेकेंड वीडियो है क्रॉपिंग पैटर्न, वो मैं डालूंगी। उसमें एक छोटी सी ट्रिक होगी जिसकी वजह से आपको क्रॉपिंग पैटर्न याद करने में बहुत ज्यादा आसानी हुई। तो प्लीज इवन वॉच माई नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर सीइंग दिस।